रहे हैं गीक बाय चॉइस। 28 एंड 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे आरबीआई न्यू प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क। अभी प्रोविजनिंग में क्या होता है? प्रोविजनिंग मतलब बैंक क्या करती है, अगर आप लोन लेते हैं तो उसका छोटा सा अमाउंट साइड में निकाल के रखती है, उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। अब तक ऐसा होता था कि जब तक लोन खराब नहीं होता, मतलब जब तक कोई कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करता तब तक वो प्रोविजनिंग नहीं करते, तब तक पैसा साइड में निकाल के नहीं रखते। अभी के रूल के हिसाब से ऐसा है कि बैंक को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, पहले ही उसके कुछ साइन देखने पड़ेंगे कि भाई ठीक है ये कस्टमर ही कैन डिफॉल्ट, तो उसको उसके लिए स्टार्टिंग से ही प्रोविजनिंग अलग से पैसे निकाल के रखने पड़ेंगे। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। पहले जो मॉडल था उसको बोलते थे इनकर्ड लॉस मॉडल। अभी जो मॉडल आया उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। ये आने वाला है 1 अप्रैल 2027 से, मतलब अगले साल से। और इसके लिए 2 इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स को, या जो भी उसका फ्रेमवर्क है, जो भी वो मॉडल है, उसको कंसल्ट किया गया है। वो है इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिट एंड करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ओके, ये हमारा पहला पुराना था, ये नया है। ओके, इसमें से कुछ बैंकों को अलग रखा गया, कुछ बैंकों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वो है रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। इनको इसमें नहीं रखा गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। न्यू फ्रेमवर्क में देखिए होता क्या था, कभी भी ओल्ड फ्रेमवर्क में भी और एक्सपेक्टेड न्यू फ्रेमवर्क में भी कोई भी लोन रहता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 मतलब इनिशियल स्टेज 0 से 30 डेज। अभी लोन दिया कस्टमर को और ये वो वापस करेगा ये पता था इसीलिए दिया, तो अब तक इसके लिए कोई प्रोविजन रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टेज 2 में पहला अभी नया ऐसा आया है कि आप एक भी ईएमआई बाउंस करवा देते, एक भी ईएमआई अच्छे से नहीं भरते, मतलब 30 to 90 डेज, फर्स्ट ईएमआई से लेके थर्ड ईएमआई तक, तो बैंक को 5% प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी। पहले सेकंड स्टेज में भी प्रोविजनिंग नहीं होती थी, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ऐसा 0.04 या 0.02 ऐसा रहता था सेकंड स्टेज में। अभी वो डायरेक्ट बढ़ा के 5% कर दी गई है। थर्ड स्टेज जहाँ पे आपने 3 ईएमआई बाउंस कर दिए, कस्टमर ने 3 ईएमआई बाउंस कर दिए, वो एनपीए में चला गया 90+ डेज, मतलब 90+ डेज के बाद, तो अभी भी सिस्टम वही है। इसका भी पूरा टोटल फ्रेमवर्क है कि जो पूरा हुआ है उसके लिए इतना पैसा रखो, थोड़ा ज़्यादा हुआ है उसके लिए उतना रखो, थोड़ा ज़्यादा हुआ है उसके लिए उतना रखो। तो ये होता ही है। मेन चेंज जो आया है वो स्टेज 2 में आया है, जहाँ पे 5% प्रोविजनिंग अभी रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मोबीक्विक गेट्स आरबीआई लाइसेंस फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, थोड़ा ध्यान में रख लेना उसको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर द रिस्क वेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 100। मतलब देखो हुआ क्या है कि कोई भी लोन जो रहता है डिपेंडिंग अपॉन उसकी रिस्क, उसको एक वेट असाइन किया जाता है, एक वेट असाइन किया जाता है। जैसे कि जो लोन ज़्यादा रिस्की है, जैसे पर्सनल लोन, उसको ज़्यादा वेट अटैच किया जाता है। कोई कम रिस्की लोन है, जैसे कि होम लोन, होम लोन अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो हम घर बेच के वो लोन रिकवर कर लेंगे, तो उसका रिस्क वेट कम है। तो एनीवेज अभी हुआ एक नया रूल ऐसा आया है कि अगर रेगुलेटरी लोन्स क्लासिफाइड एज रेगुलेटरी रिटेल, और अगर वो 10 करोड़ से कम है, पहले वो लिमिट थी 7.5 करोड़, वो 10 करोड़ से कम है, तो उसका रिस्क वेट 75% है। पहले वो 7.5 करोड़ पे 75% रिस्क वेट था, अभी उसका रिस्क वेट 10 करोड़ कर दिया गया है। बाय द वे इसमें से 3 टाइप के लोन्स को हटाया गया है। वो है पर्सनल लोन, उसके लिए अभी भी रिस्क वेट है 125%। क्रेडिट कार्ड, उसके लिए अभी भी रिस्क वेट है 125 से 150%। और कुछ स्पेशलाइज लोन जैसे कि कोई रियल इस्टेट वाला हो गया, विदाउट कंस्ट्रक्शन वाला, या कोई म्यूचुअल फंड पे लोन ले रहा है, ये सारी चीज़ें इसके लिए अभी भी ज़्यादा है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई लॉन्चेस मिशन सक्षम। मिशन सक्षम, वैसे मिशन सक्षम और एक है जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी, वो है, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। सक्षम का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, वो है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज है उनके एम्प्लॉयज़ का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनको की जो ट्रेनिंग है, उसके लिए आरबीआई ने एक मिशन सक्षम लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी एक मिशन सक्षम था, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए था, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया। और ये जो मिशन सक्षम है उसमें रीजनल लैंग्वेजेस में, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग इंपार्ट की जाएगी।
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रिलायंस बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस $10 बिलियन प्रॉफिट। इंडिया की पहली कंपनी जिसने $10 बिलियन प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया है, फिर भी वो 97वें नंबर पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी, जिन्होंने 10 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। पहली टॉपर कुछ कंपनीज देख लेते हैं। अल्फाबेट मतलब गूगल, एनवीडिया वो चिप बनाने वाला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सऊदी। पहली 4 कंपनीज ये यूएस की है, यूएसए की है, और ये 5वीं जो कंपनी है वो है सऊदी की, वो सऊदी अरबिया की है, सऊदी अरेबियन ऑयल वो है भी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंटरनेशनल में देखेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एनीवेज न्यूज ये है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है बिश्केक किर्गिस्तान में। बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल भी है, ये याद रखना है। ये अप्रैल 26 को हुई थी। हमारे तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वहाँ गए थे। अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके जो छोटे छोटे देश थे जो चाइना से बॉर्डरिंग कर रहे थे, उनके साथ चाइना का थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। तो वो डिस्प्यूट और बाकी सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए चाइना ने और रशिया ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें वो सारे छोटे छोटे देश और चाइना और रशिया रह गए। और विद टाइम पॉलिटिकल रियलिटीज चेंज होती गई। अभी ये एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट के साथ compete करने वाला चाइना, रशिया, इंडिया का लॉन्च एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस टाइप की इसकी पहचान है अभी। इसमें अभी की कंट्रीज जो है वो है 2017 में इंडिया पाकिस्तान को एंट्री मिली, ईरान को एंट्री मिली 2023 में, और बेलारूस को अभी 2024 में एंट्री मिली। इसके अंडर एक रैट्स करके रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स करके इसके अंडर है। उसकी हेडक्वार्टर ताशकेंट उज्बेकिस्तान में ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कुछ फोर्स हो। जैसे यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग फोर्स है, वो अपनी भी एक पीस कीपिंग फोर्स रखना चाहते हैं, उसके ऊपर बातें हो रही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली न्यूज इसलिए आ रही है कि इसकी जो प्रेसिडेंट है अन्नालेना बेयरबॉक, ये जर्मनी की है, और इन्होंने नई दिल्ली में हमारे जयशंकर साहब के साथ मीटिंग की है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे ऐसे ग्लोबल टाउन हॉल टाइप कर बोलते भी है इसको, ग्लोबल टाउन हॉल, ऐसे कि पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट है। हर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ जाते हैं और वो एक हॉल में बैठते हैं, वोटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। वो है हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके हेडक्वार्टर्स है हमारे न्यूयॉर्क सिटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। इसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप है, कोई भी कंट्री अगर इंडिपेंडेंट है वो इसका मेंबर है। अभी इसमें 193 मेंबर स्टेट्स है, 193 मेंबर स्टेट्स है। ये सॉवराइन है, हर कंट्री को एक वोट मिलता है, लेकिन इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। एनीवे ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर्स, इंडिया टर्न आउट टू बी 5वें नंबर की। हम सबसे 5वें नंबर पे हम सबसे ज़्यादा डिफेंस को स्पेंडिंग करते हैं। जो पहले की 4 है वह यूएसए, चाइना, रशिया एंड जर्मनी। यूएसए हर वक्त टॉप पे रहती है। और ये रिपोर्ट रिलीज की है सिप्री ने। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये याद रखिए, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता और ऐसा पूछा है और डिफेंस रिलेटेड है कि ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया या रिपोर्ट किसने लॉन्च किया और तुक्का मारना है, सिप्री मार देना। डिफेंस में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थिंक टैंक वर्ल्ड में इसको माना जाता है, सिप्री को। स्टॉकहोम मतलब स्वीडन का कैपिटल। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मनूष फ्रॉम चाइना। मनूष एक एआई मॉडल है जो चाइना से, जनरल पर्पज एआई मॉडल, मतलब चैट जीपीटी टाइप का, ऐसे टाइप का जनरल पर्पज। ये सारी बेसिक चीज़ें ये करके देता है। न्यूज़ ये निकली है कि उसको मेटा यानी कि फेसबुक की कंपनी $2 बिलियन में खरीदने वाली थी, लेकिन उसको चाइना ने रोक दिया, चाइना के गवर्नमेंट ने। एनीवेज मानुष को डेवलप किसने किया था? बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की एक कंपनी ने। बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की एक कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है मनूष। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया सबमिट 2030 और 2035 प्लान्स टू UNFCCC, UNFCCC। इंडिया ने क्या किया है कि UNFCCC ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके बारे में अपन थोड़ा आगे से देखेंगे। उसको ऐसे इंडिया ने प्लान सबमिट कर दिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के नाम से कि भाई हम ये कर सकते हैं और हम ये करने वाले हैं।
कौन से पीरियड में, वो 2031 से 2035 में। क्या क्या हम कर सकते हैं, करने वाले हैं हम 47, हमारा जो रिड्यूस द एमिशन टू एटलीस्ट 47% और बाय 2035 फ्रॉम 2005, सॉरी मतलब जो 2005 की जो हमारी एमिशन लेवल्स है उससे हम 47% कम करने वाले, कब तक, 2035 तक। दूसरी चीज हमने क्या प्रॉमिस की है कि बाय 2035 हम 60% ऑफ द क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड, जो रिन्यूएबल होगा, 60 इंस्टॉल्ड वाला। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भी 2026 में जो इंस्टॉल्ड हमारी कैपेसिटी है वो 50% है, पर वो यूज नहीं हो रही है ड्यू टू सम रीजन, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, ये सारी चीज़ों के कारण अभी वो यूज़ नहीं हो पा रही। लेकिन 2035 तक हम 60% हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल से लाने वाले हैं। आगे देखते हैं यूएनएफसीसी के बारे में। यूएनएफसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम की एक मीटिंग होती है जो एनुअली होती है, हर साल होती है। उसमें सारे देश के लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने आप को कुछ एम्स डिसाइड करते हैं कि हमें इतना एमिशन रिडक्शन करना है, हमें इतना ट्रीज प्लांट करना है, कार्बन टैक्स लगाना है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। इसका एक नया कंसेप्ट इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत कॉमन मतलब हम सब पृथ्वी पे रहते हैं, हमारा एक कॉमन एम है कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है, हमें पोल्यूशन कम करना है, हमें पेड़ लगाने, ये सारी चीज़ें, लेकिन डिफरेंशिएटेड है का मतलब क्या है, जो बड़ी कंट्रीज है, यूएसए हो गया, वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। सेकेंड टियर में इंडिया है, चाइना है, रशिया भी कंसिडर किया जा सकता है, इन लोगों ने थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करना है। और जो सबसे नीचे है, अफ्रीका की कंट्रीज, ये सारी चीज़ें, इन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट करना है। इस तरह से जो जिसकी क्षमता जितनी है उसने उतना जोर लगाना है, उतना कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन हम सबका एम एक ही है। इसके तहत दो फंड्स है, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ये दो फंड्स है। ये दो फंड्स किसके अंडर है, यूएनएफसीसी के अंडर। ओके इसका सेक्रेटरीएट जो है वो बॉन, जर्मनी में बेस्ड है। इट इज बेस्ड इन बॉन, जर्मनी। ओके और ये जो सारे है, ये कहाँ इनकी मीटिंग्स हुई थी। इस साल इनकी मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 दैट विल बी हेल्ड इन अंटालिया, तुर्की ये बोलते हैं अभी उसको। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उन्होंने एक ग्रुप मिलाया है और वो ऑयल के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भाई बहुत ज़्यादा हम आपस में कंपटीशन ना करें, हम एक दूसरे का ना काटे कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर दिया किसी ने तो वैल्यू गिरा दी, तो एक दूसरे का हम ना काटे। एक सॉर्ट ऑफ एक माफिया है इन लोगों का। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, मिडल ईस्ट से ये कंट्रीज है, सऊदी, कुवैत, ईरान, इराक, यूएई, अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी, और साउथ अफ्रीका में एक ही वेनेजुएला। अभी वेनेजुएला बाय द वे यूएस के कंट्रोल में है। और इन्होंने फिर जो थोड़ी कम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनमें से ये सारी कंट्रीज, इनको भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। उसको ये लोग बोलते हैं ओपेक प्लस। तो ओपेक में ये तीन का ग्रुप और ओपेक प्लस में ये सारी चीज़ें ये है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1960 में बगदाद में और इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में। बाय द वे ऑस्ट्रिया इसमें नहीं है। एंड व्हाई दिस वाज इन न्यूज़, यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये एक बहुत अमीर कंट्री है जिनके पास बहुत सारा तेल है, उन्होंने ये ग्रुप छोड़ दिया है। तो अभी वो इससे अलग हो गई है, तो इन सारे कंट्रीज को डर लग रहा है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा नाम की एक स्कीम थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत 2005 में था ये एक्ट, 2005 में ये एक्ट था, एमजी नरेगा टू वीबीजी रैम। इसका फुल फॉर्म क्या है हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो मनरेगा जो था मिशन, ये एक्ट है 2025 का, ये अभी पास नहीं हुआ है, इसके ऊपर काम चल रहा है। ये 2005 का एक्ट था, ये 2025 का एक्ट है। ये इससे मनरेगा से ये विकसित भारत गारंटी में कन्वर्ट होने वाला है।
दोनों के फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हमको पता रहने चाहिए। न्यूज़ में ये इसीलिए था कि ये वीबीजी रैम में आधार अनेबल्ड ई-केवाईसी करनी है। मतलब आपको एक सिस्टम में सारे जो मजदूर इसमें होते हैं, इसमें होता क्या था मनरेगा में, बाय द वे गारंटीड इनकम दी जाती थी। आपको 100 दिन की इनकम दी जाएगी और उसका आपको पैसा दिया जाएगा, और उससे आपको फिर जो पंचायत के काम है, जैसे कि संडास बनाना है, ग्रामीण रोड बनाने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक गारंटीड इनकम दी जाती थी। अभी उसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका स्टेप अप है, कई अच्छी अच्छी चीज़ें आगे देखेंगे अपन। तो इसमें न्यूज़ इसलिए थी कि छत्तीसगढ़ एक फर्स्ट स्टेट है जिसने 97.11% मतलब ऑलमोस्ट फुल कर लिया। वो डेटा अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़ एंड सेकंड नंबर पे केरला, दीज स्टेट्स ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। ये, और दूसरी चीज़, ये एक्ट अभी इस एक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या क्या चेंजेस आए हैं देखते हैं। ओके, जो मनरेगा था उसमें 100 दिन से 125 दिन, फ्रॉम 100 डेज टू 125 डेज में अनस्किल्ड लेबर वर्क फ्री में उनको वर्क मिलेगा। पहले जो पेमेंट होता था मनरेगा में वो 15 दिन में होता था, अभी वीकली होगा, 15 दिन से वीकली में कन्वर्ट हो गया। एग्रीकल्चर पॉज पीरियड, एग्रीकल्चर पॉज पीरियड का मतलब क्या होता है? अगर आपका काम चल भी रहा है, आपके अगर 125 दिन का काम चल भी रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ एग्रीकल्चरल सीजन आ गया तो आप 60 दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं। 60 दिन में आप गांव में जाइए, वहाँ पे बड़े किसानों के यहाँ काम कीजिए, वो 60 दिन का इनकम लीजिए, और आपका जो बचा हुआ पीरियड है, समझ लीजिए यहाँ पे आपने 50 दिन काम किया और 75 दिन आपका काम बाकी, फिर आप 60 दिन काम करके फिर आपसे 75 दिन काम कीजिए, तो सबका फायदा होगा। उसमें बड़े किसानों का फायदा होगा, उनको लेबर मिल जाएगा, लेबर लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा विदाउट लूजिंग देयर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें। इसमें फंडिंग कैसे होगी ये नए वाले में, वीबीजी रैम में, विकसित भारत वाले में, कि जो अमाउंट है वो तो है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है, लेकिन जो नॉर्मल स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें 60-40 सेंटर स्टेट रेशियो रहने वाला है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स, मतलब हिली स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारी जगहों पे 90-10 देने वाला है। 90 सेंटर देने वाला है और 10 स्टेट देने वाला है। कहीं भी ये ध्यान रखो, जो नॉर्मल स्टेट रहते हैं वहां पे 60-40 होता है, और जो छोटे स्टेट होते हैं वहां पे 90-10 होता है, सॉरी 90-10 होता है, ये होता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईआईटी मद्रास स्टार्टअप शतम। आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेशन सेल है, आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेशन सेल, उन्होंने 10 डीप टेक स्टार्ट, ऐसा उसने डिसाइड किया था कि हम 100 डीप टेक स्टार्टअप्स हर साल हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे, और इस साल कंजिक्यूटिवली 2 साल उन्होंने वो सक्सेसफुल करवाया है। ओके, इस साल उनके यहाँ से 112 स्टार्टअप्स निकले, ठीक है। और एक आपने एथर नाम की गाड़ी कभी रास्ते पे चलती हुई दिखी होगी, जो तो एथर गाड़ी थी वो कभी ना कभी एथर जो आईपीओ लेवल तक पहुंचा, एक उनका स्टार्टअप आईपीओ लेवल तक भी पहुंचा, कितने खुश होंगे वो लोग। वो कभी ना कभी आईआईटी मद्रास के किसी लैब में बन रही थी। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्कीम, न्यूज ये निकल के आ रही है कि ये आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट्स में उसका यूटिलाइजेशन है। देखो, अभी 2 टाइप की इसमें रैंकिंग्स आई है। हाईएस्ट हॉस्पिटल यूसेज, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा मतलब यूसेज कहाँ पे हुआ है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये यूसेज के बारे में। एनरोलमेंट के बारे में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे बिहार। वो एनरोलमेंट के बारे में, मतलब आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे एनरोलमेंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग वो कार्ड ले रहे, रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहे हैं। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे यूसेज ज़्यादा है, कम लोगों ने नाम लिखवाया है, लेकिन जिन लोगों ने नाम लिखवाया है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में ध्यान में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, पूरी वर्ल्ड की, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड की। इसके तहत 5 लाख पर फैमिली, आपको 5 लाख पर फैमिली एक ऐसा इंश्योरेंस मिलता है कि 5 लाख पर फैमिली आप किसी भी हॉस्पिटल में, जो भी मतलब उससे अटैच हॉस्पिटल है, उस पर जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये कैशलेस, पेपरलेस होता है, मतलब आपको पैसे कभी देने नहीं पड़ते गवर्नमेंट में, वो अपने आप रिएम्बर्स हो जाते हैं।
नेक्स्ट इसका देख लेते हैं हम, ये सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है, ओनली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, मतलब सर्दी जुकाम खांसी, इसमें ये यूज नहीं कर सकते आप 5 लाख वाला अमाउंट, वो आपको खुद करना पड़ेगा। पर अगर आपको कैंसर हो गया, सर्जरी हो गई, ये बड़े बीमारी है उनके लिए है। और अभी सरकार ने सितंबर 2024 में ये ऑल सीनियर सिटीजन ऑफ 70 एंड अबव, 70 एंड सुपर सीनियर सिटीजन हो गए 70 एंड अबव के लिए, उनके लिए भी ये स्कीम लागू कर दी है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डीपीआई फॉर विकसित भारत, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रिपोर्ट जारी की है, किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। उनको इंडिया को ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है, तो इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि डीपीआई एट 2047 ये एक डॉक्यूमेंट जो जारी की है वो नीति आयोग ने जारी की है, नीति आयोग ने, इतना ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टेट्स में देखेंगे, लद्दाख जो है, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। वो लद्दाख में अभी 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं। सॉरी, मैं एक लिखना भूल गया, ओके। वो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स आए, उसमें से 4 ये है झंस्कार, द्रास, उसमें पहले 2 ही थे, कारगिल और लेह। तो अभी कारगिल से 2 निकले, झंस्कार, द्रास, और लेह से 2 निकले, शाम एंड नुब्रा। ये मैं कमेंट्स में डाल दूंगा कौन सा एक 5वां डिस्ट्रिक्ट है, 5वां भी है कोई तो भी। और टोटल पहले कारगिल लेह था, ये कारगिल लेह था प्लस 5 हुआ, टोटल मिला के ये 7 तक चला गया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू सेटअप इंडिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारा डेटा सेंटर आ रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इनके चीफ मिनिस्टर को बेस्ट एंटरप्रेन्योर प्रोवाइडर ऐसा कुछ अवार्ड भी मिला है चंद्रबाबू नायडू साहब को। देख, इसमें क्या है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर है। एक्चुअली वो 2 है, मैसिव डेटा 2 है। हाँ, उसमें उन्होंने 1.6 लाख करोड़ यानी $17 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एंड बिल्ड अबाउट 1.5 गीगावाट्स AI पावर्ड दिस थिंग। और ये होने वाला है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एक थोड़ा सा रिवीजन न्यूज ये है कि गूगल का भी 1 गीगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी बनने वाला है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सन फार्मा टू बाय ओरेगन। सन फार्मा, और ये न्यूज में बहुत है, सन फार्मा हमारी इंडिया की कंपनी है, लार्जेस्ट ओवरसीज एक्वायर हुआ है फॉर इंडियन कंपनी के द्वारा 11.75 बिलियन डॉलर्स ने सन फार्मा ने ओरेगन को खरीद लिया। सन फार्मा हमारी इंडिया की कंपनी है, ओरेगन जो है वो अमेरिकन कंपनी है, और वो स्पेशलाइज करती है बायोसिमिलर्स में। अभी एक न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि इंडिया की जो जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन मतलब रिवर्स इंजीनियर करके बनाई गई मेडिसिन, उसको यूएसए में उसके ऊपर कुछ 129 कुछ % का कुछ तो भी एक टैक्स लगा है उसके ऊपर। तो अभी अपने को उधर जाने के लिए ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा अपनी रेट हो जाएगी, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगी इंडियन मेडिसिन। तो सन फार्मा ने क्या किया है, जो मुंबई में बेस्ड है, इसके मालिक है दिलीप सांघवी। इन्होंने क्या कर दिया कि अमेरिका की एक कंपनी खरीद ली एंड दे स्पेशलाइज्ड इन बायोसिमिलर्स जेनेरिक ही समझ लो, थोड़ा डिफरेंट रहता है। बायोसिमिलर्स ये लीगल है, जेनेरिक इलीगल है। तो उन्होंने वैसे बैकडोर एंट्री लेके, अभी हम ठीक है हमारे जेनेरिक को एंट्री नहीं देते क्या आप, हम आपके बायोसिमिलर को खरीद लेते हैं और बैकडोर एंट्री लेके आपको बायोसिमिलर बेचेंगे, ऐसे टाइप का ये कुछ इनका डील है, इन्होंने खरीद ली। एनीवे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। शस्त्रा टू साइन MOU विथ टाटा एडवांस सर्विसेज। शस्त्रा एक यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तांजावुर तमिलनाडु में। उन्होंने टाटा एडवांस सर्विसेज के साथ MOU कर लिया है, स्पेशली इन द सेंस ऑफ लाइक एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो ऐसा होगा कि कुछ टाटा के कुछ जो अभी उनके कुछ पर्टिकुलर इंजीनियर्स की उनको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वहाँ जाएंगे और वो कोर्सेज पढ़ाएंगे और वो बच्चों को डायरेक्ट टाटा एडवांस सर्विसेज में जॉब वॉब लगेगी, ऐसे कुछ टाइप का ये इनका MOU है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ऑक्सफोर्ड साइन पैक्ट विथ SII। ऑक्सफोर्ड साइंस पैक्ट विथ SII। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो लंदन की है,
वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने साइन किया है MOU। किस लिए? वैक्सीन बनाने के लिए। वो क्या बनाने वाले? नेक्स्ट जनरेशन मलेरिया और चिकनगुनिया की वैक्सीन बनाने वाले हैं। द इंस्टीट्यूट इज शेयर्ड बाय, जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो डॉक्टर साइरस पूनावाला साइरस पूनावाला और आधार पूनावाला, ये दोनों मिला के उसको सीरम इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। इसका पुणे में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। ओके और इन्होंने, आपको याद होगा कि इन्होंने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड नाम की वैक्सीन, और वो भी इन्होंने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका मतलब ऑक्सफर्ड के साथ मिलकर बनाई थी। अभी फिर से इन लोगों ने हाथ मिलाया है, क्यों? नेक्स्ट जनरेशन मलेरिया और चिकनगुनिया की वैक्सीन बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी साइंड MOU विद डिजिटल मीडिया प्रोफेशन। इंडिया की एक कंपनी है आइडिया फोर्ज नाम की, इन्होंने डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल्स, ये एक जापानीज कंपनी है, इनके साथ मिलके फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका खरीदने के लिए MOU साइन किया गया। अपनी कंपनी जो थी आइडिया फोर्ज, वो ड्रोन्स बनाती थी, और ये कंपनी के साथ मिलके डेटा और AI लेके वो एक AI ड्रिवन ड्रोन्स बनाने वाले। एनीवे आज के करंट अफेयर्स यही खत्म होते हैं। स्पोर्ट्स में बताने वाला कुछ नहीं था, बस अपनी जो PV सिंधु थी वो उबर कप से बाहर हो गई, और वही IPL की सारी चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी होगा इस तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स और वन डे बिटवीन करंट अफेयर्स नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक यू।